हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी जो तैयारी है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीडीपी के क्वेश्चन। तो जो लोग भी सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को पता है कि सीडीपी दोनों ही पेपर में आता है, तो दोनों के लिए जो है क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, और इसका करवाने का मेन मकसद यही है कि आप लोगों का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आप लोगों को अपना तैयारी जांचने का एक बहुत ही अच्छा मौका होता है। अगर आप ये क्वेश्चंस कर ले रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी जो है सही चल रही है। तो 30 क्वेश्चंस जो है आप करेंगे, जिसमें कि चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन शामिल होंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन भी है आपका 5, और 10 नंबर की आपकी पैडागोजी। तो टोटल 30 क्वेश्चन। आप बताइएगा कि आपका जो स्कोर है 30 में से कितना रहा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं क्वेश्चन को जो है आप लोगों को अच्छे से समझाते हुए करवाऊँ। और सबसे बड़ी बात कि जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो क्यों है, ये आपको समझ में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैडागोजी और इंक्लूसिव एजुकेशन तो मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि इसको जो है आपको रटना नहीं है, इसको समझ के करना है। मैं कराते जब जाऊँगी तो आप लोगों को बताते हुए भी चलूँगी। वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग जो है अपने आप को जो है एक बार चेक कर पाएँ, आप अपनी तैयारी को जांच कर पाएँ। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की ज़रूरत है या गाइडेंस की ज़रूरत है, या हमेशा टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहते हैं, तो देखिए, जो विकास का शीर्षगामी सिद्धांत है क्या कहता है। वैसे तो मैंने जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट मतलब वृद्धि और विकास जो है पूरा अच्छे से करवा रखा है ये टॉपिक, और मैंने कहा था कि इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो विकास का जो शीर्षगामी सिद्धांत है वो क्या कहता है। विकास दर जो है सभी संस्कृतियों में एक समान होती है, ये कहता है। तो ऐसा तो बोलता नहीं है। जो शीर्षगामी सिद्धांत की बात करें, विकास जो अनिरंतर होता है, तो हम लोग जानते हैं कि विकास जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जो कि आपकी कब से शुरू होती है, ये जो है आपके गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक चलती रहती है। ठीक है, विकास जो है सिर से पैर की तरफ होता है। तो शीर्षगामी जो है यही बात कहता है, शीर्ष से याद रखना कि सिर से पैर की तरफ। ठीक है, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। विकास केंद्र से बाहर की तरफ भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है, विकास का सिद्धांत आपसे नहीं पूछा है, बस आपसे बोल दिया एक नाम शीर्षगामी सिद्धांत का मतलब क्या मतलब होता है शीर्षगामी का, तो सिर से पैर की तरफ। तो थर्ड ऑप्शन जो है आपको करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा स्थूल गतिक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गतिक कौशल का एक होता है सूक्ष्म गतिक, मतलब कि एक आपका फाइन मोटर स्किल होता है और एक आपका जो है ग्रॉस मोटर स्किल होता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए स्थूल गतिक और सूक्ष्म गतिक, ये बार बार क्वेश्चन आता है। तो सूक्ष्म गतिक का मतलब जहाँ पर मतलब सूक्ष्म कौशल जो है क्या होता है, जहाँ पे आपके हाथों की उंगलियों का प्रयोग होता है वो सूक्ष्म गतिक कौशल कहलाता है। और जहाँ पे आपके शरीर के बड़े भाग मतलब आपके पैर का यूज़ हो रहा है, वहाँ पे जो है वो क्या कहलाएगा, स्थूल कौशल। ठीक है, स्थूल गतिक कौशल जहाँ पे आपके शरीर का बड़ा भाग का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कि अपने पैरों का, अपने हाथों का। लेकिन जहाँ पे आप अपने हाथों की उंगलियों का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पे जो है वो सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। तो ये स्थूल गतिक कौशल पूछा है। तो देखिए, फुटबॉल को ढकेलना, बिल्कुल, क्योंकि अपने फुटबॉल किससे ढकेलते हैं, पैरों से ही ढकेलते हैं। सुई में धागे पिरोना, उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सूक्ष्म गतिक कौशल हुआ। लिखने के लिए सूक्ष्म गतिक कौशल, धागे में मोती पिरोना, ये भी सूक्ष्म गतिक कौशल। लिखना, ये भी आपका सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। पेंटिंग करना, ये भी आपका जो है सूक्ष्म गतिक कौशल में आएगा। तैरना, तैरना किस में आएगा, स्थूल गतिक कौशल में। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, स्थूल गतिक कौशल का जो है उदाहरण है 1। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। विद्यालय जो है अभिकथन है और कारण बेस्ड क्वेश्चन। देखिए, विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हम सब लोग जानते हैं जो बच्चे का समाजीकरण है उसमें जो प्राथमिक भूमिका याद रखिएगा वो होता है परिवार का। कई बार क्वेश्चन पूछता है परिवार जो है समाजीकरण में कौन सी भूमिका निभाता है, द्वितीयक, प्राथमिक, महत्वपूर्ण या कम महत्वपूर्ण। तो याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्राथमिक भूमिका निभाता है। लेकिन विद्यालय बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। धार्मिक संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक कारक है। धार्मिक संस्थाएं जो है ये द्वितीय कारण है। प्राथमिक कारक क्या है, परिवार। याद रखिएगा परिवार। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया,
पहला सही है, अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो देखिए ए और आर दोनों सही बता रहे थे, ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। ए सही आर गलत है, ये आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। देखिए बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आता, मैंने आप लोगों को जो है ना, अगर अभी तक भी आप लोगों ने, अभी आपके पास जो है हफ्ते भर है, हफ्ते भर में तो मैं नहीं बोलूँगी, 4-5 दिन है, तो ये 5 दिन अगर आप लोगों को चाहते हैं कि सीडीपी में 30 आउट ऑफ 30 लेकर आएँ, तो मैंने आप लोगों को बार बार कहा है कि सीडीपी में जो है मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाए हैं, ठीक है, जो कि आपके 15 नंबर जो बाल विकास से क्वेश्चन आएंगे ना, वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि वो टॉपिक मैंने निकाले थे प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका एनालिसिस के बाद, ठीक है, तो उन टॉपिक को जरूर करिएगा। कॉन्सेप्ट के साथ जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई है, तो वो आप कर लेंगे तो आपके वो जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ही आसान भाषा में समझाया है, उम्मीद करती हूँ कि वो आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। इस तरीके से समझाया हुआ है, ठीक है। बाकी जो है आपका जो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन है और पैडागॉजी, मैं बार बार कहती हूँ कि उसका जो है आपको रटना नहीं है, मैं कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जब भी इसके क्वेश्चन करवाती हूँ, बस उसको ध्यान में रख के कीजिएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि पैडागॉजी में जो सीडीपी में जो है ना, लाना बहुत ही हार्ड मार्क्स नहीं है, बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं 30 आउट ऑफ 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के माध्यम से, ठीक है, जटिल समस्याओं के माध्यम से तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, तर्क करने लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि संवेदी गामक अवस्था, क्योंकि 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा जो है ज़्यादातर अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है, तो ये तो होगा नहीं, इसमें तर्क वितर्क तो कर पाएगा नहीं, क्योंकि इसमें जो है बच्चा अभी बोलना सीख रहा होता है, अपनी चीज़ों के लिए अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है वो होती है आपकी क्या, ये होती है 7 से 11 वर्ष की अवस्था। कब से? 7 से 11 वर्ष की अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक, यहाँ पे पूछा कि किस चरण में बच्चे जटिल समस्याओं के साथ, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है बच्चे के सामने कोई अगर कोई चीज़ है, ठीक है, तो उसके बारे में तर्क वितर्क कर लेता है, लेकिन बच्चे जो है जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाता है, तो वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये 11 से 15 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। कई बार जो है ये आपसे पूछा जाता है, मूर्त को ही, इसको औपचारिक को ही क्या बोलते हैं, अमूर्त भी बोलते हैं, अमूर्त कई बार दे देगा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तो इसको अनौपचारिक, ठीक है, मूर्त को अनौपचारिक, तो इसे याद रखिएगा। और ये जो एज ग्रुप बताया गया है, कई बार यही डायरेक्ट पूछ लेता है, तो ये भी याद रखिएगा। बाकी इससे रिलेटेड सभी पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों को करवा रखा है, तो इसका जो आंसर करेक्ट होगा वो है 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं, कहने का मतलब है बच्चा जब नई जानकारी से सामना करता है, उसको नई जानकारी मिलती है, तो वो अपनी मानसिक संरचनाओं, जो उसकी स्कीमा का संशोधन कर लेता है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, मैंने बताया है, ये बहुत अच्छे से करवाया है, ठीक है। बच्चे को जब भी नई जानकारी मिलती है तो उसकी स्कीमा में जो पहले से जानकारी थी उसमें क्या कर लेता है, वो उसमें जो है वो संशोधन कर लेता है, ठीक है, संशोधन कर लेता है। तो जीन पियाजे की शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुसरण करना? बिल्कुल भी नहीं। समायोजन करना, समावेशन करना, या मौखिकीकरण? मौखिकीकरण अनुसरण होगा नहीं, इसी में समायोजन और समावेशन में आप हो जाते हैं कंफ्यूज। देखिए, जब बच्चे को कोई नई जानकारी मिली और पुरानी जानकारी का गलत साबित होना, मतलब उसमें संशोधन कर लेना, संशोधन करना ही मतलब क्या होता है, वो समायोजन करना, ठीक है। और समावेशन क्या होता है कि जब भी उसे कोई नई जानकारी मिलती है तो पुरानी जानकारी के साथ ही उस नई जानकारी को भी उसमें शामिल कर लेता है, उसमें संशोधन नहीं करता, बस उसको भी अपने दिमाग में बैठा लेता है, ठीक है। लेकिन उसमें संशोधन आ जाए, उसमें बदलाव आ जाए, पुरानी जानकारी का गलत साबित होना और नई जानकारी आने के बाद, तो वो हमेशा समायोजन कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये क्लियर हो गया होगा, इसको भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है, तो ये गलत नहीं होना चाहिए, सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या जो है लेव वाइगोस्की ने नहीं की है? देखिए क्या बोला है कि लेव वाइगोस्की ने नहीं की है, तो वाइगोस्की के बारे में देखिए, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निज वाक्य पाठ। तो लेव वाइगोस्की ने सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास जो है इसके बारे में वो नहीं कहते हैं, ये जेडपीडी की बात करते हैं, ये निजी वाक्य की बात करते हैं, ठीक है, ये पहाड़ मचान की बात करते हैं, ये तीनों सही है। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका करेक्ट नहीं है, मतलब गलत है। तो वाइगोस्की ने सामाजिक अनुबंधन के बारे में नहीं बताया, सामाजिक सांस्कृतिक जो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, ठीक है। तो ये सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास के बारे में ये नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? तो इसमें क्या कह रहा है कि लेव वाइगोस्की के अनुसार डैश हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन की प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, लेव वाइगोस्की में हमेशा याद रखिएगा सामाजिक अंतःक्रिया। ठीक है, एक अंतःक्रिया की बात करते हैं, मतलब कि वो जो है अंतःक्रिया कहने का मतलब है कि इंटरेक्शन की बात करते हैं। तो स्कीमा की बात तो जीन पियाजे करते हैं। सामाजिक संपर्कता, समाज में रह के लोगों से संपर्क स्थापित करना, लोगों के साथ जो है इंटरेक्शन करना, अंतःक्रिया करना, तो ये तो कहते हैं। तो लेव वाइगोस्की के अनुसार सामाजिक संपर्कता हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिल्कुल सही बात है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। आनुवांशिकता, प्रवृत्ति और अनैच्छिक सहज क्रियाओं की भी बात ये नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जहाँ पे भी सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत आए या सामाजिक अंतःक्रिया है, पाण मचान आए या जेटपीडी आए, तो याद रखिएगा लेव वाइगोस्की ने कहा है। अब लॉरेंस कोहलबर्ग के देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग को भी अच्छे से बताया। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम। देखिए, पेपर 1 है तो इसलिए बहुत ही ईजी है, लेकिन पेपर 2 में इतना ईजी नहीं आएगा। लेकिन पेपर 1 वाले जो है 30 आउट ऑफ 30 मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है, आपका बहुत हार्ड नहीं आता। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने वो कर लेना जो मैंने करवाया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आप बहुत ही अच्छे से जो है उसे कर पाएंगे। देखिए, पूर्व पारंपरिक अवस्था, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, तो इसमें से कौन सा जो है आप लोगों का सही होगा? क्वेश्चन नंबर ये 8 हम कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन ही हम लोगों को पता है। सबसे पहले जो है क्या होता है? पूर्व पारंपरिक, कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पे बाकी हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। स्टेजेस हैं, हाँ, स्टेजेस का आपको जो है पता होना चाहिए कि जो है इसका ईयर भी पूछ लेता है। ठीक है, ईयर आपको पता होना चाहिए। तो क्या है ये? देखिए, पहला जो है ना पूर्व, तो ये 4 से 10, क्योंकि 4 से पहले बच्चा बहुत छोटा होता है, 4 से 10 साल का बताया गया है। इसको जो है 10 से 13 बताया गया है। ठीक है, ये 10 से जो है 13 बताया गया है, और ये 13 से ऊपर मतलब 18 तक, जब तक बच्चों को स्कूल में रहते हैं। तो नैतिकता के बारे में बताते हैं लॉरेंस कोहलबर्ग ने कि नैतिक दुविधा की बात करते हैं कि बच्चों में नैतिक विकास किस तरीके से होता है, वो एक क्वेश्चन के थ्रू जो है उसको जो है उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हिंज नामक एक व्यक्ति था, उन्हीं की जो है कहानी पर जो है ये पूरे क्वेश्चन, इसके पूरे स्टेजेस को जो है उन्होंने डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होना चाहिए। ठीक है, केंद्र होने चाहिए। परीक्षाएं, प्रगतिशील शिक्षा क्या सुझाती है? परीक्षाओं की बात करती है, अध्यापक की बात करती है, माता पिता की बात करती है, विद्यार्थी। तो हम सब लोग जानते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा में जो है चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड की बात की गई है। तो यहाँ पे जो है बाल केंद्रित शिक्षा की बात की गई है, ना तो एग्ज़ाम की, ना तो ही टीचर और ना ही माता पिता। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपका गलत होगा। यहाँ पे विद्यार्थी की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हावर्ड गार्डनर, ये भी मैंने करवा रखा है। हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक अच्छा कवि लेखक होने के लिए एक व्यक्ति में किस प्रकार की भाषा, ठीक है, किस प्रकार की बुद्धि होना चाहिए? अंतर्व्यक्तिक, भाषाई, शारीरिक गतिक संवेदी या दिशाई? तो क्या इसका सही होगा? तो इसका मतलब भाषाई, भाषा उसका अच्छा होगा तो अच्छा कवि और लेखक बनेगा। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, और ये फिर से आ गया अभिकथन और कारण। इस तरह के क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए, क्योंकि आजकल जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ठीक है, देखिए कथन क्या है? एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थी को दी गई समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों का मौखिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब एक अध्यापिका ने अपने विद्यार्थी को कोई समस्या पर काम करने के लिए दिया हुआ है और और अपने विचारों का मौखिकी करने के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वो अपने थॉट्स उसके बारे में बताएं। तो ये बच्चों को जो है अवसर दे रही है, तो ये बात तो सही है। भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से होता नहीं, भाषा और सोच एक दूसरे से जो है अंतर संबंधित है। तो आर तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे तभी तो वो अपने विचारों को जो मौखिकीकरण के रूप में प्रोत्साहित करती है कि वो खुद से बोले। तो भाषा और सोच का विकास एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो ये गलत हो गया, ए सही है। तो यहाँ पे तो दोनों सही की बात कर रहे हैं, तो वैसे ही आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक सही है और आर गलत, तो थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। इससे पहले भी हमने शायद जो अभिकथन कारण बेस्ड किया था उसमें भी थर्ड क्वेश्चन जो है सही हुआ था। ये मत सोचिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन में थर्ड ही सही होता है। ठीक है, कहीं आप ये सोच लेंगे तो मैं बताती हूँ कि ऐसे हमेशा हम सोच के जब चलते हैं तो पक्का हमारा गलत हो जाता है। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
आपकी कक्षा में जब भी कोई लड़का रोता है तो दूसरे विद्यार्थी उसे यह कहकर चिढ़ाते हैं कि लड़कियों की तरह व्यवहार मत कर, लड़के नहीं रोते। यह कथन क्या दर्शाता है? हम सब लोग जानते हैं कि किसी एक धारणा में बांध दिया, तो ये क्या है? लैंगिक समता की बात नहीं है, लैंगिक समानता भी, स्थिरता नहीं, रूढ़िवादिता। किसकी बात कर रहे हैं? लैंगिक रूढ़िवादिता की, कि लड़कियां रोती हैं और लड़के नहीं। क्यों भाई? लड़के भी रो सकते हैं। ठीक है, एक ही उसमें बांध दिया। किसी को भी एक विचारधारा में बांधना, ठीक है, पहले से जो मान्यताएं चली आ रही हैं उसी वैसा ही अपना थॉट प्रोसेस रखना है, किसी को एक विचारधारा में बांध देना, वो जो है क्या होता है? रूढ़िवादिता। ठीक है, लैंगिक रूढ़िवादिता। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? हाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैली चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस नज़रिए से देखना चाहिए? जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं वो अधिगम में किस तरह से देखना चाहिए? ठीक है, तो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में, तो बाधा के रूप में हमें नहीं देखना। कभी भी ऑप्शन में बाधा के रूप में आए ना व्यक्तिगत विभिन्नता को लेकर, तो वो ऑप्शन गलत होगा। विकास प्रक्रिया के एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में, बिल्कुल सही बात है। एक प्रकार के असामान्य व्यवहार के रूप में, नहीं, असामान्य व्यवहार भी नहीं। अभिसारी चिंतन के नतीजे के रूप में, ये भी नहीं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा कि विकास की प्रक्रिया में एक प्राकृतिक और स्वाभाविक रूप में देखना चाहिए कि जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं ये जो है क्या है, एक सभी बच्चे जो है एक बराबर नहीं होते, उनमें जो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। तो इस नज़रिए को जो है अधिगम में जो है किस रूप में, कि ये प्राकृतिक और स्वाभाविक है कि सभी बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, उसमें कोई ये नहीं कि वो एक कुछ अनोखा सा हो गया, नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है? अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में, अधिगम के लिए मतलब मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा करना चाहिए, या विद्यार्थियों द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम हेतु मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए। देखिए कौन सा सही नहीं है, नहीं पर देखिए फोकस के। अधिगम हेतु मूल्यांकन मतलब अधिगम के लिए मूल्यांकन। अब के लिए मूल्यांकन तो मैंने बताया था फॉर्मेटिव होता है, के लिए मूल्यांकन क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, मतलब आपका जो है एकेडमिक और करिकुलम जो आपका एकेडमिक होता है और को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, तो दोनों का होना चाहिए, तो बिल्कुल व्यापक होना चाहिए। सतत मतलब निरंतर चलते रहना चाहिए, आप जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं उसी के दौरान, ताकि आपको पता चल जाए कि बच्चों में क्या कमियां हैं, क्या कहाँ पे जो है उनको सुधारने की आवश्यकता है, तो वो आपके टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, तो ये बात भी सही है। मानकीकृत परीक्षण, कभी भी ऑप्शन में दिखे ना स्टैंडर्डाइज टेस्ट की बात करें, मानकीकृत वर्ड दिख जाए, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। तो कौन सा कथन सही नहीं है आपको साफ साफ पता चल गया, यही कथन सही नहीं है। बाकी तो सब सही है, क्योंकि इसमें सही नहीं है तो एक ही की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ज़्यादा नहीं समझ में आया तो भी आप इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, शिक्षक द्वारा पूछे गए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों में रचनात्मकता और समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा? इनमें से कौन सा प्रश्न जो बच्चों के क्रिएटिविटी और उनके जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उनका थॉट है उसको जो है बढ़ावा देगा? तो आपका नाम क्या है? क्या इसमें बच्चा की रचनात्मकता दिखेगी? बिल्कुल भी नहीं। आप अपने शहर में प्रदूषण कैसे कम कर सकते हैं, इस पे बात विचार करेगा। आप कहाँ रहते हैं, तो वन वर्ड आंसर है। भारत की आज़ादी कमी, जहाँ पे भी वन वर्ड आंसर है तो उसमें क्या ही उसकी नवीनता दिखेगी, क्या ही क्रिएटिविटी दिखेगी। समस्या समाधान दृष्टिकोण को बढ़ाना है तो उसकी सोच आपको जाननी पड़ेगी। तो आप अपने शहर में प्रदूषण को कैसे दूर करना है, इसमें बच्चा जो है सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अब आ जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के 5 क्वेश्चन। देखिए इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन को हमेशा करते समय ध्यान रखिएगा, इंक्लूसिव एजुकेशन या इंक्लूसिव क्लासरूम का मेन मोटो क्या है? समावेशी शिक्षा, समावेशी कक्षा का जो मेन जो मोटो है ना, वो यही है कि सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में कुछ विशिष्ट सुविधाओं के द्वारा देकर जो है एक ही क्लास में उनको जो है पढ़ाना। इससे क्या होगा कि बच्चे जब एक साथ पढ़ेंगे ना तो वो जो है इमोशनली, चाहे वो संज्ञानात्मक रूप से हो या भावात्मक रूप से, वो बहुत ही स्ट्रांग बने। क्योंकि बाकी बच्चों की तरह कहीं उनको अलग कर देंगे तो वो बाकी बच्चों से लगेगा कि एक तो इंटरेक्शन नहीं कर पाएंगे नॉर्मल बच्चों से, और रहना उनको इसी सोसाइटी में, रहना उनको इसी समाज में। तो ये ज़रूरी है
कि बच्चे जो है बाकी बच्चों के साथ जो है घुल मिल कर रहें, जिससे कि बच्चे जो है आपस में क्या कर सकें, अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें। तो इसके लिए इसीलिए जो है इंक्लूज़न की बात की गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है, इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की गई है, मतलब समावेशी कक्षा की बात की गई है, समावेशी शिक्षा की बात की गई है, जहाँ पे सामान्य और कुछ विशिष्ट बच्चे, जैसे ऑटिज्म किसी को है तो उसको ये नहीं कि अलग से स्कूल में पढ़ाएं, नहीं, या किसी को थोड़ा हल्का नहीं दिखाई देता उनको भी इसी क्लासरूम में पढ़ाना है, या वो जो है कहीं ना कहीं जो है दिव्यांग हैं तो उनको भी इसी क्लासरूम में, बजाय कि अगर वो बहुत ज़्यादा अंधे हों या हो सकता है कि उनको सुनाई न दे, तो इसके लिए जो है उनको लिए दूसरे तरीके अपनाने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अंधे के लिए भी एक ब्रेल लिपि के जो उनको ज्ञान होता है टीचर को, उनको लाके बाकी बच्चों के साथ पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ताकि बच्चे जो है नॉर्मल बच्चों के साथ रहेंगे तो वो अपने आप को भी नॉर्मल ही समझेंगे, उनको अलग नहीं दिखाना है। ठीक है, तो कभी भी इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन को करना तो यही याद रखना कि सब बच्चों को एक साथ रखना है, मिला के रखना है। तो हाशिए पर स्थित समूह से आने वाले, देखिए हाशिए पे स्थित समूह से आने वाले मतलब जिनको समाज के एक अलग तरीके से देखा जाता है समाज में, वहाँ से आने वाले जो विद्यार्थी हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए, उनकी जो उनकी जो संस्कृति है उनके प्रति जो है किस तरह का दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए क्या है, उसे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में अर्थहीन मानना चाहिए। जो हाशिए पर स्थित समूह से मतलब जो ऐसे जगह से बच्चे आते हैं तो सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान के प्रति किस तरह का दृष्टिकोण, अगर उनको अर्थहीन मानेंगे तो वो बच्चा अपने आप को जो है क्या बाकियों से क्या समझेगा कि मैं बाकियों से नीचा हूँ, तो इस तरह का आपको व्यवहार नहीं करना है। याद रखिएगा, टीचर के हिसाब से आंसर क्या होगा वो नहीं, बच्चे के हिसाब से आपको सोचना है। उसे मान देना चाहिए, बिल्कुल जो ऐसे इस जगह से बच्चे आते हैं, कोई भी बच्चा हो, सबकी के जो है जो जिस भी सामाजिक संस्कृति जो भी उनकी संस्कृति है उसको मान देना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में उसे शामिल करना चाहिए, तो ये तो करेक्ट है। उसे नकार देना चाहिए, कभी भी ऑप्शन में इस तरह से अर्थहीन मानना, नकार देना, इस तरह का ऑप्शन में कुछ हो तो वो गलत होगा। ठीक है, उससे दूसरे समूहों के विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण सामाजिक सांस्कृतिक ज्ञान से कमतर समझ, मतलब उनसे जो है कम समझना चाहिए, तो ये भी इस तरह का जो आंसर होता है वो गलत होता है, तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। हालांकि स्वालीनता से जूझने वाले विद्यार्थी विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती महसूस करते हैं। जिन बच्चों को ऑटिज्म होता है, जो मतलब कि देखा होगा आपने कुछ बच्चों को कि वो अपने आप में अकेले रहना पसंद करते हैं, खुद से बातचीत करते हैं, वो दूसरे बच्चों से बातचीत करने में, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में जो उन्हें समस्या आती है वो नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से जूझने वाले जो बच्चे हैं उन्हें विशिष्ट क्षेत्रों में चुनौती अगर महसूस करते हैं तो फिर भी उनमें सामान्यतः डैश का सामर्थ्य होता है। फिर भी जो उनमें किस चीज़ का सामर्थ्य होता है, देखिए बारीकी जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। प्रभावशाली संप्रेक्षण, उनकी संप्रेक्षण इतनी अच्छी नहीं होती है। संज्ञानात्मक थोड़ा सा नमन्यता पाई जाती है। सामाजिक परिस्थितियों को सटीक रूप से समझने में समस्या रहती है। तो बारीकी जानकारी पर ध्यान देने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई भी आंसर आपको पता, देखिए अगर ये आंसर जो है ना आपको जो भी पेपर हैं, जो भी ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, अगर आप लोगों को नहीं मिलता है इसकी वजह से, तो जो वेबसाइट है उस वहाँ पे अवेलेबल है, आपके आंसर की भी अवेलेबल है। लेकिन मैं यही बोलती हूँ कि डायरेक्ट किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है ना, क्वेश्चन पढ़ा उसका डायरेक्ट आंसर की में देखकर आप याद करेंगे तो ये नहीं होने वाला है जब तक क्वेश्चन को समझेंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आप देखेंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पठन वैकल्य एक क्या है? पठन वैकल्य, पढ़ने में जिन बच्चों को समस्या होती है तो वो डिसलेक्सिया क्या है? तो डिसलेक्सिया क्या है? क्वेश्चन नंबर हम 18 कर रहे हैं। तो ये विशिष्ट अधिगम कठिनाई है, संवेदी क्षति है, स्वालीनता से क्रम विकार का हिस्सा है, श्रवणात्मक अशक्तता है। तो श्रवण की तो बात ही नहीं है, पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, तो स्वालीनता क्रम, इससे ऑटिज्म भी नहीं है, संवेदी भी नहीं, विशिष्ट अधिगम कठिनाई है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दृष्टि बाधिता से जूझने वाले विद्यार्थियों के समावेशन में, दृष्टि बाधिता मतलब कि बच्चा जो है अंधा है, इन विद्यार्थियों के समावेशन में निम्न में से कौन सा कारक जो है बाधा बन जाता है? ठीक है, मतलब इस तरह के जो बच्चे होते हैं अगर उनका समावेशन करें तो इनमें से कौन सा कारक जो है बाधा बन जाता है, वो जो है आपसे पूछा है। तो देखिए
स्पर्शनीय चित्र, तो अस्पर्शनीय चित्र तो बाधा नहीं बनेगा, क्योंकि स्पर्श करके बच्चे जो है देख तो सकता नहीं, स्पर्श करके ही वो बचा पाता है। हस्तलिखित नोट, बिल्कुल, जब उसे दिखाई नहीं देती है उसे दिखाई नहीं देता है, तो कितना भी आप अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखे रहें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसे तो देख ही नहीं सकता है। तो ये तो आपका बाधा का कारण है। ऑडियो टेप का व्याख्यान, बिल्कुल दृष्टिबाधित है तो ऑडियो टेप से वो चीज़ें को सुन सकता है। ब्रेल किताबें, तो ब्रेल किताबें तो उनको, क्योंकि वो उभरी हुई होती है तो वो तो आपको हेल्प करेंगी, तो ये तो बाधा होगा नहीं। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। देखिए कितना इजी है इंक्लूसिव एजुकेशन के क्वेश्चन। मैं क्यों कहती हूँ कि आपको रटना नहीं, आपको सिर्फ समझ के करना है, क्योंकि रटेंगे ना तो कुछ भी आप सोचेंगे कि वही आ जाए, तो वैसा होने वाला नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 20 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, ADHD, ठीक है, ADHD अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर से जूझने वाले जो विद्यार्थी हैं, निम्न में से किस गुण को अक्सर दर्शाते हैं? उच्च एकाग्रता नहीं, क्योंकि इनको जो है अटेंशन थोड़ी इनकी कम होती है। आवेगशीलता, बिल्कुल। कार्य क्षेत्र में व्यवस्थितता या संगठन, लंबे समय तक स्थिर रहने की योग्यता नहीं। इसमें जो है आपका सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, आवेगशीलता जो है इसमें इनमें देखने को मिलती है। ये हो गए। अब यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं पैडागोजी के क्वेश्चंस। ठीक है, पैडागोजी, CDP की पैडागोजी, और मैं बोलती हूँ कि पैडागोजी को रटना नहीं है। क्यों? इसका मैं आप लोगों को तरीका सिखाऊंगी, क्योंकि पैडागोजी के क्वेश्चंस को आप कितना भी रट लें तो आपको ये सोचिए कि आपका सही हो जाएगा, तो नहीं। याद रखिएगा, पैडागोजी के क्वेश्चंस को करते समय आपका जो माइंड है वो पॉजिटिव होना चाहिए बच्चे को लेकर। आंसर आपको अपने हिसाब से नहीं, बच्चे को केंद्र में रखकर सोचना है, बच्चे के हिसाब से जो आंसर सही होगा, बच्चे के लिए जो बेस्ट होगा। ठीक है, देखिए अभी कथन क्या बोल रहा है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु, अर्थपूर्ण अधिगम के लिए विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से ज्ञान सृजन करने में बहुतायत अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल, अर्थपूर्ण मतलब अगर चाहते हैं कि बच्चे जो है किसी भी चीज़ को समझें, उसका समझ आए उनको, तो इसके लिए जो उनको जो है उनके ज्ञान का सृजन करने के लिए उन्हें अवसर दें, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। अधिगम ज्ञान के निष्क्रिय अर्जन की प्रक्रिया, अधिगम जो है ज्ञान जो है उसकी निष्क्रिय प्रक्रिया है, तो क्या ये करेक्ट है? नहीं। ए तो सही है आपका, यहाँ पे आर जो है आपका गलत हो रहा है। ठीक है, निष्क्रिय नहीं, अधिगम जो है ज्ञान की सक्रिय अर्जन की प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे जो है ए सही है और आर गलत है, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए, जो अधिगम है उसको प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? अधिगम को प्रभावशाली, देख, बहुत अमूर्त और जटिल होना चाहिए। अगर आपको अधिगम को प्रभावशाली बनाना है तो क्या विषय वस्तु बहुत ज़्यादा जटिल होगी तो क्या वो बच्चा समझ जाएगा? नहीं। असंबंधित खंडों में प्रस्तुति, संबंधित खंडों में प्रस्तुति होना चाहिए, असंबंधित नहीं, कोई भी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, कितना सही बात बोली है। देखिए कभी भी है ना पैडागोजी के क्वेश्चंस को करना तो याद रखिएगा कि जो पैडागोजी है बच्चों को एक तो बाल केंद्रित होनी चाहिए, और इसमें जो है बच्चों के जो डे टू डे लाइफ में या तो उनके जो वातावरण है या तो उनके जो परिवेश है उससे संबंधित चीज़ें हों, तो विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, तो बिल्कुल करेक्ट बात बोलिए। अति समान और अत्यधिक सरल, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो बेस्ट आंसर जो है थर्ड है कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित, बच्चे उससे रिलेट कर पाएंगे और अच्छे से समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 23, देखिए 23 क्या कह रहा है, अपनी खुद की सोच प्रक्रिया पर चिंतन करना क्या कहलाता है? मतलब जो आपकी सोच है उस पर चिंतन करना स्मृतिकरण कहलाएगा, अभिसंज्ञान, अनुकूलन या आत्मसातकरण? तो आत्मसातकरण, अनुकूलन, स्मृतिकरण तो होगा नहीं, अभिसंज्ञान सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। खुद की जो सोच है उस पर चिंतन करना अभिसंज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अधिगम के सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका जो है अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है? देखिए सामाजिक संरचनावादी उपागम के अनुसार कौन सा तरीका जो है इसमें से अर्थपूर्ण नहीं है? तो देखिए स्वपहल अन्वेषण, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे तो बच्चे जो है एक्टिवली अपने से स्वयं खोज करके जो है सीखेंगे, तो ये तो सही है। चर्चाओं की सक्रिय भागीदारी, ये भी सही बात है। खोजी अधिगम, ये भी सही है। निष्क्रिय अनुसरण, तो निष्क्रिय अनुसरण थोड़ा ना सही है। सामाजिक संरचनावादी
उपागम के अनुसार निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम, अगर निष्क्रिय होकर बच्चा कोई काम करेगा, उसकी जो है पैसिव होकर मतलब एक्टिवली कुछ करेगा ही नहीं, तो क्या वो जो है उसके अधिगम के लिए अर्थपूर्ण होगा? नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। कौन सा प्रभावशाली नहीं है? निष्क्रिय अनुसरण। बाकी तो खोज ही अधिगम, तो जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे जो अपने खोज के द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, वो बोलेगा, तो ये भी अर्थपूर्ण अधिगम हुआ। स्व पहल अन्वेषण, स्वयं से खुद खोजबीन करके, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पे आपका गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशलों के विकास के लिए निम्न में से किसे बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है? समस्या समाधान कौशल के विकास के लिए इनमें से जो है किसको जो है बढ़ावा देना सही रहेगा? देखिए, प्रकार्यात्मक स्थिरता बिल्कुल नहीं, अभिसारी चिंतन ये भी नहीं, अपसारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, मतलब समस्या समाधान कोई भी समस्या है उसके समाधान के कई तरीके हो सकते हैं। ये नहीं कि कई समस्याएं हैं, समस्या बहुत सारी है लेकिन उसका समाधान जो है आप एक ही तरफ से समझ रहे हैं, तो ये तो अभिसारी चिंतन हो गया, कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन आप कई तरीके से, मतलब कोई भी समस्या उसका समाधान कई तरीके से सोचना, आपके सोचने में जो है नवीनता दिखना, तो वो जो है अपसारी चिंतन। तो समस्या समाधान के कौशलों के विकास के लिए किसे बढ़ावा देना चाहिए? तो वो है डाइवर्जेंट थिंकिंग को, ठीक है, ताकि किसी भी समस्या के कई समाधान ढूंढ सके। ऑप्शन जो है थर्ड करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्या है 26, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक धारणाओं से अध्यापक को किस प्रकार से निपटना चाहिए? मतलब विद्यार्थियों द्वारा जो ग्रहित वैकल्पिक धारणाएं हैं, अध्यापक को उससे जो है किस तरह से निपटना चाहिए? तो उन्हें अनदेखा कर देना, कभी भी ऑप्शन में अनदेखा करना तो ये तो गलत होता है। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है, बिल्कुल। उनसे कठोरता से निपटना चाहिए, क्योंकि अत्यधिक तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। ये भी आपका ऑप्शन गलत है कि कठोरता से निपटना, नहीं, तर्कहीन चिंतन का परिणाम है। आपका इस तरह से ऑप्शन दिखे तो वो गलत होगा। उन्हें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी नामीकरण के लिए महत्वपूर्ण है, नहीं, उनको जो है आप नामीकरण के लिए नहीं, उनको अलगाव की भावना नहीं दिखाना है। उन्हें ठीक तरह से समझा जाना चाहिए, क्योंकि वो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विद्यार्थी निम्न में से क्या महसूस करेंगे यदि वे विश्वास करने लगें कि उनके प्रयासों का कार्य के परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा? मतलब विद्यार्थी इनमें से क्या महसूस करेंगे यदि उन्हें ये विश्वास करने लगे कि वो कितना भी प्रयास कर लें, परिणाम पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा? तो इससे क्या होगा? अधिगम, असक्तता, असाध्यता, आंतरिक अभिप्रेरणा, गौरव और राहत। देखिए, जब बच्चे को ये महसूस करता है कि उसे ये विश्वास हो जाता है कि कितना भी वो प्रयास कर ले, परिणाम में कोई फ़र्क नहीं होगा, तो इससे आंतरिक अभिप्रेरणा, उसे क्या मोटिवेशन मिलेगा? नहीं। गौरव होगा? नहीं। राहत मिलेगी? नहीं। अधिगम, अशक्तता, कहीं ना कहीं जो वो पढ़ना छोड़ देगा, उसके अधिगम में जो है, लर्निंग में जो है कमी आने दिखनी शुरू हो जाएगी आपको। तो पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे ना, क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर आप काफ़ी हद तक जो है ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? आंतरिक अभिप्रेरणा, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, नगद इनाम जीतने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, मतलब खुद से ज्ञान प्राप्त करने के लिए आप चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो ये आपको अंदर से आ रहा है। नगद इनाम जीतने के लिए, ये तो बाह्य तरफ से बाह्य अभिप्रेरणा हो गई कि इनाम मिलेगा इसलिए आप चर्चा में भाग ले रहे हैं, अगर नहीं मिलता तो शायद नहीं लेते। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए, तो ये भी आपका जो है क्या होगा? बाह्य अभिप्रेरणा हो गया। दंड से बचने के लिए भाग लेना, ये भी बाह्य अभिप्रेरणा। देखिए, जब आपको राहत मिल रही है, रुचि आ रहा है, या आपको क्या बोलते हैं, प्रशंसा का अनुभव हो रहा है, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, ठीक है, आंतरिक अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो आप चर्चा में भाग ले रहे हैं, तो ये जो है पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बाकी तीन जो है ये बाह्य अभिप्रेरणा का है कि इनाम जीतने के लिए, मतलब इनाम नहीं मिलेगा तो आप भाग नहीं लेते, किसी को प्रसन्न करने के लिए या दंड से बचने के लिए, ठीक है, इनाम पाने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, ये बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। ये भी मैंने आप लोगों को, इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं ना, आप लोगों के एक भी गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये सब मैंने करवा रखे हैं। एक अध्यापिका को अपने अधिगमकर्ताओं
में किस प्रकार के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। एक अध्यापिका है, उसको अधिगमकर्ताओं में किन लक्ष्यों को जो है बढ़ावा जो है देना चाहिए। तो देखिए, महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य को इस तरह का, मतलब महारत ही हासिल करो, तो क्या ये सही है? परिहार उन्मुखी महारत लक्ष्य, प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, परिहार उन्मुखी प्रदर्शन लक्ष्य, कि प्रदर्शन करना है ना कि महारत हासिल करना है। ठीक है, आगे बढ़ते रहना है। तो यहाँ पे जो है 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे जो मैं 30 क्वेश्चन आप लोगों को आज CDP के करवाए, ये पेपर 1 है, 20 जनवरी का पेपर है 2023। जो दिसंबर आपका 2022 का एग्ज़ाम हुआ था ना, वो शिफ्ट में हुआ था, तो 20 जनवरी का जो है ये पेपर मैंने लिया, 20 जनवरी 2023 का। अब ये 30 में से आपके इसमें एक भी नंबर, मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी कि 30 में से आपके 30 आ सकते हैं, एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। जिस तरीके से मैंने करवाया है, जैसे मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर उस तरीके से आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी तो जितना भी मैंने प्रैक्टिस करवाया वो आप बस कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जो है उसको जो है अच्छे से समझ कर करेंगे। अगर आप सीरियस हैं, चाहते हैं कि CDP के एक भी नंबर ना कटें, तो आप जो है उसको अच्छे से कर लीजिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि ये जो क्लास है आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। जो लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उन्हें जो एक हेल्प ज़रूर मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और लगता है आप लोगों को कहीं पर भी कोई डाउट या कोई भी सजेशन, तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।